So, in this video, we are starting our discussion with a new chapter, Human Health and Diseases. Before we proceed further with our syllabus, हम लोग पहले देखते हैं एक ओल्ड थ्योरी के बारे में जो कि हमें बताता था गुड हेल्थ क्या होता है और बैड हेल्थ क्या होता है. इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं ह्यूमरल थ्योरी ऑफ हेल्थ, एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय हिप्पोक्रेट्स. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे बॉडी में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमर्स. ह्यूमर्स हम लोग बोलते हैं बॉडी फ्लूइड को. बॉडी फ्लूइड. तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हमारे शरीर में 4 तरह के ह्यूमर्स पाए जाते हैं. दे आर, फर्स्ट वन इज ब्लड, जो कि हम लोग जानते हैं दिस इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. द सेकेंड वन वॉज फिल्म, जिसको हिंदी में हम लोग बलगम भी बोलते हैं, जो कि जब सर्दी खांसी होता है जनरली, तो कफ के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकलता है, जो कि लंग्स में जमा होता है और ब्रेन में भी. तो फ्लेम इज बेसिकली इन लंग्स एंड ब्रेन. तीसरा जो फ्लूइड या ह्यूमर जो था वो था येलो बाइल. तो ऐसा परसीव किया जाता था येलो बाइल इज रिलेटेड टू लीवर, जो कि लीवर में स्टोर होता है, लीवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, एंड फाइनली फैट का इमल्सिफिकेशन यानी फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है. द फोर्थ वन इज ब्लैक बाइल. अब ये जो ब्लैक बाइल है, जिसको येलो बाइल को हम लोग पीली पित्त बोलते हैं, पित्त हिंदी में बोला जाता है, जबकि ब्लैक बाइल को हम लोग काली पित्त बोलेंगे. बट ऐसा कोई फ्लूइड हमारे शरीर में होता नहीं, बट ये परसीव किया जाता है कि जब आरबीसी साइकिल कंप्लीट होता है या लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है, तो जो डेड आरबीसी स्प्लीन में पाया जाता है वो इकट्ठा होता है और वो एक्चुअली ब्लैक बाइल बनाता है. तो ये ब्लैक बाइल जो है वो स्प्लीन से रिलेटेड है ना. अब ये थियरी क्या कहता है कि अगर ये 4 तरह का जो ह्यूमर है, बॉडी फ्लूइड है, अगर बैलेंस्ड है, दैट इज इफ ऑल 4 humors are present in proper proportion या रेशियो, तो हमारा शरीर जो होगा वो हेल्दी होगा. और ये जो साइन है ये साइन है एक गुड हेल्थ का. तो इस थियरी के हिसाब से गुड हेल्थ का मतलब है ये 4 तरह का ह्यूमर्स या बॉडी फ्लूइड जो है वो बैलेंस्ड प्रोपोर्शन या बैलेंस्ड रेशियो में हमारे बॉडी में प्रेजेंट है. अगर इन 4 ह्यूमर्स में से किसी भी ह्यूमर का, किसी भी बॉडी फ्लूइड का जो अमाउंट है, मात्रा है, वो अगर इम्बैलेंस हो जाता है, यानी कि इम्बैलेंस्ड ह्यूमर्स, तो हम कहेंगे कि हमारा शरीर जो है वो डिस्कम्फर्ट में है, यानी कि बॉडी का हेल्थ अच्छा नहीं है. इसको डिजीज वाला कंडीशन बोलेंगे. बट अभी मॉडर्न मेडिसिन में हम लोग इस तरीके का, इस थ्योरी को हम लोग डिस्कार्ड करते हैं. बट अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अकॉर्डिंग हेल्थ को कैसे डिफाइन किया जाता है, तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. मतलब सिर्फ फिजिकली फिट होना ही हेल्दी नहीं कहलाता है अकॉर्डिंग टू WHO. हम लोग जनरल टर्म में ये समझते हैं कि अगर इंसान फिजिकली फिट है, उसको उसके सारे बॉडी पार्ट्स अगर प्रॉपर फंक्शनिंग में है, किसी प्रकार का डिफॉर्मिटी नहीं है, तो हम कहते हैं कि हाँ वो हेल्दी है. बट अकॉर्डिंग टू WHO फिजिकल फिटनेस अलोन इज़ नॉट सफिशियंट कि हम उसको हेल्दी कहें. इसके साथ हमको उसको वो जो इंसान है वो मेंटली एज वेल एज सोशली भी फिट होना चाहिए या स्वस्थ होना चाहिए. अब अगर हम इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो ऐसा बहुत जनरली बहुत कम लोग होंगे जिनको किसी प्रकार का मेंटल एंग्जाइटी या किसी प्रकार का टेंशन या स्ट्रेस नहीं होगा. अगर किसी प्रकार का टेंशन है, स्ट्रेस है, तो हम कह सकते हैं कि उसका मेंटल जो वेलबींग है, वो इंसान जो है वो मेंटली अच्छा नहीं है, या मेंटली हम कह सकते हैं कि साउंड नहीं है. उसी तरीके से अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है, फिजिकली फिट है, मेंटली भी लगभग किसी प्रकार का कोई टेंशन, स्ट्रेस कुछ नहीं है, बट जब वो सोसाइटी में किसी से मिलता है तो उसको अच्छे से ग्रीट नहीं करता है, या भाई घर से निकल रहा है, किसी के साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सोशली अच्छा नहीं है, सोशली फिट नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू WHO अगर मेंटल फिटनेस नहीं है, सोशल फिटनेस नहीं है, या कह सकते हैं कि सिर्फ फिजिकली फिट होना काफ़ी नहीं है हेल्दी होने के लिए, तो अकॉर्डिंग टू WHO स्टेट ऑफ हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. लेकिन इस चैप्टर में हम लोग मेंटल और सोशल वेलबींग से ज़्यादा फिजिकल फिटनेस और फिजिकली इंसान कैसे फिट है या किसी प्रकार का उसको डिजीज़ नहीं है, इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे. अब
अगर गुड हेल्थ चाहिए, फॉर अ कॉमन परसेप्शन, अगर इंसान को गुड हेल्थ चाहिए तो व्हाट आर द पैरामीटर्स जिससे हम डिफाइन कर सकते हैं या हम कह सकते हैं कि इंसान का हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा। तो गुड हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं कि इंसान जो है वो जिम जाए, बाइसेप्स ट्राइसेप्स ये सब बनाए। फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि उसके सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में है और किसी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट या डिजीज़ उस इंसान को फिजिकली नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज़ गुड फूड। अब गुड फूड का मतलब है कि किसी प्रकार का कोई मिलावट वाला खाना वो ना खाता हो, या किसी प्रकार का कोई कंटेमिनेटेड फूड या वाटर या एयर, पॉल्यूटेड एयर ऐसा ना हो। तो फूड जो बॉडी के अंदर जो शरीर में खाना जा रहा है वो कंटेमिनेशन फ्री हो, प्योर हो, साफ सुथरा हो। द थर्ड वन इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। द फोर्थ वन इज एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई थिंक, दैट इज़ हाइजीन। तो ये कुछ पैरामीटर्स है जिससे हम कह सकते हैं कि इंसान जो है वो अगर उसको हेल्थ अच्छा रखना है तो ये कुछ पैरामीटर्स है, इसका ध्यान रखना होगा। नाउ अब डिजीज़ क्या है? व्हाट इज़ डिजीज़? तो डिजीज़ जो वर्ड है वो एक्चुअली दो, इसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। एक वर्ड है डिस और दूसरा है ईज। तो डिस वर्ड एक्चुअली डिस्कम्फर्ट को रिलेट करेगा और ईज हम लोग बोलते हैं कंफर्ट को। तो जो हमारे ईज को डिस्कम्फर्ट में ला दे दैट इज डिजीज। अब ये डिजीज ऐसा कंडीशन है, इज अ कंडीशन in which the normal functioning of the body or any part of the body is disturbed। तो अगर हमारा शरीर का फंक्शन जो है या किसी भी बॉडी का किसी भी पार्ट का जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल ना होकर एबनॉर्मल हो जाए या डिस्कम्फर्ट में चला जाए या डिस्टर्ब हो जाए, नॉर्मल ना रहे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि वो डिजीज हो गया है। नाउ वी विल सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस। तो पहला जो जब हम लोग डिजीज़ को क्लासीफाई करेंगे तो पहला बेसिस जो होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। मतलब वो बीमारी जो है वो कितने टाइम तक के लिए है, इस बेसिस पे हम लोग डिजीज़ को क्लासीफाई करेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन हम लोग डिजीज़ को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज एंड द सेकेंड वन इज क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीजेस। तो एक्यूट वैसे भी हम लोग समझते हैं, एक्यूट वर्ड का मतलब होता है छोटा, शॉर्ट। तो ऐसा डिजीज जिसका ड्यूरेशन बहुत छोटा हो, तो एक्यूट डिजीजेज आर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। लेकिन एक्यूट डिजीज में जो सिम्टम होता है, सिम्टम्स, लक्षण, आर ऑफ हाई इंटेंसिटीज। एग्जाम्पल्स हम लोग समझेंगे इसको। जबकि क्रॉनिक डिजीज जो होता है दिस आर लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीजेस। तो क्रॉनिक डिजीजेस परसिस्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। जबकि इसका जो सिम्टम होता है वो धीरे धीरे सीवियर होता है, बट ये जो सिम्टम्स होता है दे आर ऑफ सिम्टम्स आर ऑफ लो इंटेंसिटी। अब इसका क्या मतलब है? जैसे इंसान को कोल्ड होता है, अब नॉर्मल सर्दी जुकाम में हम लोग देखते हैं कि कॉफिंग जो होता है, खांसना जो होता है बहुत इंटेंसिफाइड होता है, बहुत तेज होता है। तो सिम्टम हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हाई इंटेंसिटी का। बट वही कॉफिंग जो है अगर हम टीबी वाले में देखें, जिसको टीबी होता है, जिस पेशेंट को टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, इस बीमारी में जो कॉफिंग है वो बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ज़्यादा फ्रिक्वेंट नहीं होता है, बट स्लोली ग्रेजुअली है जो है वो सीवियर होते जाता है और लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो सिम्टम दिखता है हमको। तो हम लोग जो इंटेंसिटी ऑफ सिम्टम देख पा रहे हैं एक्यूट डिजीज में
क्योंकि वो डिजीज़ भले ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो, कम ड्यूरेशन के लिए हो, लेकिन उसका जो सिम्टम है वो बहुत हाई इंटेंसिटी का होता है। जबकि क्रॉनिक डिजीज़ जो कि बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करता है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, ड्यूरेशन लॉन्ग है, बट उसका जो सिम्टम है वो बहुत कम होता है, बट वो फैटल होता है, वो ज़्यादा सीवियर होता है, लेकिन उसका इंटेंसिटी जो है सिम्टम का वो बहुत लो होता है इन कंपेरिजन टू एक्यूट डिजीजेस। Now, the second basis of classification of diseases is whether the disease is communicable or not. The second basis is, तो वो स्प्रेड हो सकता है, डिजीज स्प्रेड होगा एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, या स्प्रेड नहीं होता है, तो उस बेसिस पे हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन करेंगे। तो उस बेसिस पे हम लोग देखेंगे एक डिजीज होता है कम्युनिकेबल और दूसरा जो होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं और नॉन कम्युनिकेबल को नॉन इन्फेक्शियस। अब इसको हम लोग समझते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज वैसा डिजीज को बोलेंगे विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो जब एक इन्फेक्टेड पर्सन किसी भी माध्यम से एक हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है, तो वो जो डिजीज़ है वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड हो जाता है, इस या ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस तरह का जो डिजीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज। दीज डिजीजेज आर बेसिकली पैथोजन बॉर्न। तो पैथोजन किसको बोलते हैं? एक टर्म है पैथोजन। पैथो वर्ड यानी पैथोस, जेन मतलब जो जनरेट करता है या काउज करता है। पैथोस वर्ड आता है हमारा बीमारी के लिए, तो जो डिजीज काउज करता है, तो दीज आर पैथोजेंस आर डिजीज काउजिंग ऑर्गेनिजम्स। इसको अगर हम लोग देखें यानी कि काउजेटिव एजेंट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, काउजेटिव एजेंट्स, तो काउजेटिव एजेंट्स क्या हैं? तो दे आर बेसिकली माइक्रोब्स में, जिसमें आ जाएगा बैक्टीरिया। कुछ एग्जाम्पल्स भी लेते जाते हैं बैक्टीरिया से कौन कौन सा डिजीज़ हो रहा है, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, बाद में हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक डिजीज़ को अच्छे से। तो द फर्स्ट वन इज, एक एग्जाम्पल है इसका ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी जिसको बोलते हैं। एक और कॉमन है टाइफाइड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। तो बैक्टीरिया एक काउजेटिव एजेंट हो गया। दूसरा वायरसेस, जैसे एग्जाम्पल एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेंगू, साथ में अभी सार्स कोविड 19 को पूरा हम लोग सीवियर असिम्प्टोमेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस डिजीजेस 19 के नाम से जानते हैं। तो ये भी वायरस बॉर्न डिजीज़ था। अच्छा, दूसरा अगला जो कॉजेटिव एजेंट है या पैथोजन का कैटेगरी है वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा किंगडम में आता है, और प्रोटोजोआ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जो ये काउज करता है, दैट इज़ मलेरिया। अनदर इंपॉर्टेंट वन इज़ अमीबियासिस, जिसको हम लोग अमीबिक डिसेंट्री के नाम से भी जानते हैं। अगेन सम मोर causative agents are fungi. Common disease is ringworm. हेलमिन्स, एक इसका जैसे एस्केरिस के द्वारा फैलता है डिजीज, एक एस्केरियासिस। तो ये कुछ काउजेटिव एजेंट्स है, पैथोजन का कैटेगरी है जो इन्फेक्शन फैलाता है या इन्फेक्शियस डिजीज़ को फैलाता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ को स्प्रेड करता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। अब ये सारे जो कॉजेटिव एजेंट्स या पैथोजन जो हैं, इनका मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है या मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब एक ये भी हम लोग देख लेते हैं पहले। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये ट्रांसमिट हो कैसे रहा है, स्प्रेड हो कैसे रहा है, माध्यम क्या है? तो माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे एयर हो सकता है। तो एयरबॉर्न डिजीज़ में, एयरबॉर्न डिजीज़ में आ जाता है टीबी, कॉमन कोल्ड जो नॉर्मल सर्दी जुकाम होता है। दूसरा, कॉन्टैमिनेटेड वाटर से हो सकता है इन्फेक्शन या स्प्रेड हो सकता है। तो वाटर या फूड साथ में ले लेते हैं। तो कॉन्टैमिनेटेड वाटर एंड फूड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशंस। तो इसमें आ जाता है कॉलेरा, टाइफाइड,
कुछ और मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, जैसे अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे रिंगवर्म है, ये फंगस के द्वारा होता है। तो रिंगवर्म जो है, दांत खाद खुजली, तो दिस रिंगवर्म स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। द फोर्थ वन इज वेक्टर्स। वेक्टर्स में हम लोग देखेंगे वेक्टर्स के द्वारा, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा अगर वो पैथोजन ट्रैवल कर रहा है एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन, वो जो है वो ट्रांसमिट करने में हेल्प कर रहा है। जैसे फीमेल एनोफिलस, वो क्या करता है, प्लाज्मोडियम को कैरी करता है एक और इन्फेक्टेड पर्सन से उठा के हेल्दी पर्सन तक पहुंचाता है, तो वो वेक्टर कहलाएगा, यानी कि फीमेल एनोफिलस। अब ये मलेरिया हो गया, इसमें फीमेल एनोफिलस। दूसरा जैसे डेंगू भी एक मॉस्किटो है, एडिस एजिप्टी जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसके थ्रू जो पैथोजेंस हैं वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होते हैं। अब स्प्रेड के हिसाब से अगर हम दूसरा कैटेगरी देखें तो वो है हमारा नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। अब ये ऐसा डिजीज होता है जो स्प्रेड नहीं होता है पर्सन टू पर्सन, दे डू नॉट स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, नॉन इन्फेक्शियस, मतलब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे हेल्दी पर्सन में ये डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, स्प्रेड नहीं होगा। तो इस तरीके का जो बीमारी होता है, डिजीज़ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। जैसे एग्जाम्पल, तो अगर इसका एग्जाम्पल हम लोग लें तो इसमें कुछ जेनेटिक डिजीजेज आ जाएंगे, लाइक पहला कैटेगरी नॉन इन्फेक्शियस का जो होगा, या हम समझ रहे हैं कि नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस को ही हम कैटेगराइज कर दें, तो कुछ जेनेटिक डिजीजेज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें आ जाएगा हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, दूसरा कैटेगरी अगर हम देखें नॉन कम्युनिकेबल में तो दे आर डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीज, अब ये डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है वो बेसिकली किसी प्रकार का न्यूट्रिएंट या मिनरल्स के कमी के कारण होता है, तो दे आर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में किसी न्यूट्रिएंट का, पोषक तत्व का कमी हो गया, अब वो तो पर्टिकुलरली उस इंडिविजुअल में हुआ है, तो वो बेसिकली ऑब्वियस सा बात है वो किसी हेल्दी इंसान में क्यों ही ट्रांसमिट होगा। तो दीज आर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी इंसान में आयरन का कमी है तो आयरन का कमी से उसको हो गया एनीमिया। अब एनीमिया जिसको हुआ, दूसरा इंसान है वो तो आयरन ले रहा है भाई, तो उसको फिर एनीमिया क्यों होगा। वैसे ही अगर किसी में विटामिन डी का डेफिशिएंसी है तो उसको रिकेट्स हो सकता है, या होगा ही, ऑब्वियस सा बात है। अगर विटामिन सी का कमी है तो स्कर्वी हो गया। तो इस तरीके का जो हम लोग विटामिन वाला डेफिशिएंसी जो हमेशा से पढ़ते आए हैं, या मिनरल्स वाला, आयरन का कमी है, जिंक का कमी है, मैग्नीशियम का कमी है, तो इसके कारण जो डिजीज़ होता है इसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ बोलते हैं, और ये भी एक तरह का नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है। अब जो तीसरा कैटेगरी नॉन कम्युनिकेबल में भी अगर हम तीसरा कैटेगरी देखें तो देर आर सम डीजेनरेटिव डिजीजेस। अब ये डीजेनरेटिव डिजीजेज जो है एक्चुअली एजिंग प्रोसेस या टिश्यू डीजेनरेशन के कारण होता है। जैसे एग्जांपल जो ऑटोइम्यून डिजीज़ है कुछ, तो इस तरीके का जो डिजीज़ है डीजेनरेटिव, उसको हम लोग जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है अर्थराइटिस। देर आर सम लाइफ स्टाइल डिजीजेज ऑल्सो, जो हमारे रहन सहन खान पान के चलते होता है। जैसे एग्जांपल डायबिटीज़, उसमें भी डायबिटीज़ मेलाइटस टू बी प्रिसाइज। हाइपरटेंशन, जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर वाला बीमारी, बीपी हो गया, बीपी लो हाई, तो हाई बीपी यानी हाइपरटेंशन। मोटापा, ओबेसिटी। तो ये सारा जो है ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है, और ये भी इंडिविजुअल पे किसी इंडिविजुअल में हुआ है तो वो किसी दूसरे इंडिविजुअल में वो पास ऑन नहीं होगा। तो ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ मेलाइटस, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑब्वियसली वो जीन पे डिपेंड करता है किसी हद तक, बट उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। एक तरह का हम लोग इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में या डिजीज़ में ही काउंट कर रहे हैं अभी। द E1, द लास्ट वन, एक और कैटेगरी बना लेते हैं, दैट इज़ एलर्जिक डिजीजेस।
तो कुछ एलर्जिक डिजीज़ है जो तो एलर्जी बेसिकली हमारा इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी कहलाता है। दीज आर हाइपर सेंसिटिविटी, जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा सेंसिटिव हो जाए तो वो कंडीशन एलर्जी कहलाता है। तो एक एग्जांपल एलर्जिक का, वैसे तो है फीवर वगैरह, बट यहाँ पे एक बहुत कॉमन हम ले रहे हैं अस्थमा। तो रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, बट ये हमारा इम्यून सिस्टम का हाइपर सेंसिटिविटी को भी कुछ हद तक शो करता है। अब हम लोग कुछ और भी क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जैसे एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे कि जो डिजीज़ है वो बाय बर्थ है या एक्वायर्ड है, यानी कि आफ्टर बर्थ वो डिजीज़ हमारे शरीर में आया। तो इस बेसिस पे हम लोग डिजीज़ को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक को बोलेंगे कॉन्जेनाइटल, कॉन्जेनिटल बोलो या जेनाइटल, कॉन्जेनाइटल, तो ये बाय बर्थ होता है। तो कुछ डिजीज़ेज जो बाय बर्थ हो, जन्म से हो, उसको हम लोग कॉन्जेनाइटल डिजीजेज बोलते हैं। दीज आर बेसिकली जेनेटिक डिजीजेस। तो जेनेटिक डिजीज़ का हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक डाउन सिंड्रोम। और इसको हम लोग अच्छा खासा डिटेल में जानेंगे, बट अभी एक सिर्फ एक छोटा सा जानकारी के लिए, डाउन सिंड्रोम जो होता है बेसिकली हमारा 21st क्रोमोसोम का पेयर जो है उसमें ट्राइसोमी के कारण होता है। तो ये एक हो गया। अच्छा, एक तो कॉन्जेनाइटल है, अगर ये बाई बर्थ हुआ डिजीज़ तो कॉन्जेनाइटल कहलाएगा, जैसे जेनेटिक डिजीज है बाई बर्थ है। बट अगर आफ्टर बर्थ हुआ तो उसको वैसे डिजीज़ को हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज़। और ये नाम से ही पता चल रहा है, एक्वायर्ड मतलब बाद में कमाया गया है। तो एक्वायर्ड डिजीज आर डिजीजेस दैट अकर आफ्टर बर्थ। तो अच्छा, ये एक्वायर्ड या आफ्टर बर्थ वाला को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दे कैन बी इधर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। तो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस का क्लासिफिकेशन हम लोग ऊपर अच्छे से देख चुके हैं, तो इसमें हम लोग नहीं जाएंगे। तो इन्फेक्शियस वाला जो हो जाएगा एक्वायर्ड, यानी कि बर्थ के बाद, जन्म के बाद जो हमको डिजीज़ हुआ, एक्वायर किया हम लोग, उसमें कुछ इन्फेक्शियस है, कुछ नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस जो है वो पैथोजन के द्वारा काउज होगा। खैर, तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ दो चार टर्म्स देख लेते हैं, बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे, एक एक करके। कुछ पहले टर्म्स देख लेंगे एंड देन फिर हम लोग सारे डिजीजेस को डील करेंगे एक एक करके। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म जो हम लोग देख चुके हैं दैट इज़ पैथोजन। तो पैथोजन जो है वो काउजेटिव एजेंट है, या हम कह सकते हैं कि डिजीज़ काउजिंग एजेंट्स ऑर्गेनिज्म। तो इसको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर भी डिजीज़ काउजिंग ऑर्गेनिजम्स। दूसरा जो टर्म है इंपॉर्टेंट, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं या आगे करेंगे, दैट इज़ प्रोफाइलैक्सिस। अभी जो प्रोफाइलैक्सिस है, प्रोफाइलैक्सिस हम लोग बोलते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स को, रोकथाम। तो डिजीज़ ना हो तो जो हम लोग प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोफाइलैक्सिस, प्रिवेंटिव मेजर्स। एक और टर्म जो बहुत कॉमनली जो हम लोग यूज भी कर चुके हैं, दैट इज सिम्टम्स। तो सिम्टम्स जो है वो एक्चुअली किसी भी बीमारी का साइन है, साइन ऑफ अ डिजीज। सिम्टम हो तो हमको पता चलता है कि हमारा बॉडी जो है वो डिस्कम्फर्ट में है, ताकि हम उसका हेल्प कर सके, बॉडी को ठीक कर सके, फंक्शनिंग को ठीक कर सके। एंड वन टर्म इज ट्रीटमेंट। अभी जो ट्रीटमेंट है, अभी हम लोग हर एक डिजीज़ का प्रोफाइल, एक्चुअली हम लोग पैथोजन देखेंगे, हर एक डिजीज़ का प्रोफाइलैक्सिस यानी कि प्रिवेंटिव मेजर्स देखेंगे, उसका सिम्टम क्या है वो देखेंगे, एंड देन फाइनली हम लोग ट्रीटमेंट भी देखेंगे। तो ट्रीटमेंट बेसिकली दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं या देख सकते हैं। एक ट्रीटमेंट जो होता है वो सिम्टम टारगेटेड होता है, मतलब जो सिम्टम्स हो रहा है उसको कंट्रोल करना है, तो सिम्टम टारगेटेड ट्रीटमेंट। एंड अनदर वन इज पैथोजन टारगेटेड। तो भाई पैथोजन को ही मार दो, कंट्रोल कर लो, तो सिम्टम ही नहीं आएगा। या इसमें अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, इसको हम लोग डील करेंगे।